तो अब हम बात करते हैं भाई, देखो अगला टॉपिक आता है हमारा कार्बनिक यौगिक के प्रकार। जो कार्बनिक यौगिक होते थे उनके बारे में मैंने आप लोगों को कल की क्लास में बता दिया था। अब हम बात करते हैं कार्बनिक यौगिक के प्रकार कि कार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। पहले नंबर पर आता है कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, पहला प्रकार है कार्बनिक यौगिक का हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब हम पहले हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जो इसके अन्य प्रकार है उनके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहला जो प्रकार आता है कार्बनिक यौगिक का वो आता है हाइड्रोकार्बन। क्या आता है भाई? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब देखो इसमें दो दो नाम आप लोगों को जुड़े हुए दिखाई दे रहे होंगे। एक तो है इसमें हाइड्रो और दूसरा क्या है? कार्बन। ठीक है, नाम से इसकी डेफिनेशन हम पकड़ सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन तो आप लोगों को पता ही क्या होता है कार्बन। ठीक है, यानी कि जो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं ये वे कार्बनिक यौगिक होंगे जो हाइड्रोजन और कार्बन इन दोनों से मिलकर बने हुए होते हैं, उन्हें बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। यानी कि हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले यौगिकों को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? हाइड्रोकार्बन। देखो जरा ध्यान से, डेफिनेशन में वही लिखा मैंने यहाँ पर। हाइड्रोकार्बन वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, देखो डेफिनेशन में वही लिखा मैंने। हाइड्रोकार्बन वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, उन्हें बोलते हैं हम क्या भाई? हाइड्रोकार्बन। जैसे इसका एग्जांपल है CH4। देखो सी का मतलब कार्बन, H का मतलब हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बनिक यौगिक होंगे, यानी कि हाइड्रोकार्बन ये नाम बोलते हैं। दूसरा देखो C2H6, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों आ रहे हैं इसमें, यानी कि ये क्या है? एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन। इसी तरीके से C3H8, ठीक है, ये भी देखो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन इसके परमाणु आ रहे हैं, मतलब ये क्या होगा? हमारा हाइड्रोकार्बन हो गया। ठीक है, यानी कि हम सीधा सीधा बोल सकते हैं हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले कार्बनिक यौगिकों को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और वही मैंने इसकी डेफिनेशन में लिख रखा। ठीक है, अब इसके बाद जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन के भी कुछ प्रकार होते हैं। जो हाइड्रोकार्बन है इनके भी कुछ प्रकार होते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर एक लिखा हुआ हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे हाइड्रोकार्बन? दो प्रकार के। ठीक है, पहले नंबर पर आता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इंग्लिश में बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर आता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये दो प्रकार होते हैं किसके? हाइड्रोकार्बन के। ठीक है, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। ठीक है, लेकिन इससे पहले हमें कुछ नोट पॉइंट पढ़ने होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। पहले ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अगर हम पढ़ने तो इनसे पहले कुछ हमें नोट पॉइंट चाहिए होंगे, मतलब जो चीजें हमें सबसे पहले याद करनी होगी जिससे हमें संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आसानी से समझ में आओगी। तो उससे संबंधित हमने क्या लिख रखे हैं? यहाँ नोट पॉइंट लिख रखे हैं कुछ यहाँ पर। ठीक है, तो पहले नोट पॉइंट में मैंने देखो यहाँ पर ये लिख रखा, इधर लिखी मैंने कार्बन की संख्या। एक टेबल है, इसे तुम्हें याद करना होगा, तभी जाकर तुम संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ सकोगे सही तरीके से। ठीक है, ये टेबल अगर याद तुम्हारे नहीं हुई तो तुम्हारे से संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो अब देखो पहले नंबर पर हमने कहा कार्बन की संख्या। इधर तो मैंने टेबल के अंदर लिख दी कार्बन की संख्या, ये कितने कितने कार्बन होंगे, और इधर लिख दिया मैंने पूर्व लग्न। क्या लिख दिया? पूर्व लग्न। पूर्व लग्न का मतलब होता है कि कार्बन की जानकारी देता है कि किसमें कितने कार्बन है, उसके अनुसार हम उसका क्या नाम लिखेंगे। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर एक कार्बन है, कार्बन की संख्या कितनी है? एक। कितनी है? बोलो कितनी है? एक। कार्बन की संख्या कितनी है यहाँ पर? एक। तो एक कार्बन के लिए हम पूर्व लग्न में लिखेंगे मैथ। क्या लिखेंगे? जहां कहीं भी एक कार्बन दिखाई दिया उसके लिए हम लिखेंगे मैथ। क्या लिखेंगे? और दो कार्बन हुए, कार्बन की संख्या अगर दो हुई तो कार्बन की संख्या दो होने पर लिखेंगे एथ। क्या लिखेंगे? इन्हें याद कर लियो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।
ठीक है। फिर इसके बाद 3 कार्बन हुए तो 3 कार्बन के लिए लिखेंगे हम प्रोप। क्या लिखेंगे? 3 कार्बन के लिए लिखेंगे हम प्रोप। क्या लिखेंगे भाई? प्रोप। फिर 4 कार्बन आ गए अगर हमारे पास, ठीक है, 4 कार्बन के लिए लिखेंगे हम ब्यूट। क्या लिखेंगे? 4 कार्बन अगर हमारे पास आए तो उसके लिए हमें क्या लिखना भाई? ब्यूट। क्या लिखना? ब्यूट। अगर 5 कार्बन आए तो 5 के लिए लिखेंगे हम पेंट। क्या लिखेंगे? पेंट। 5 कार्बन के लिए पेंट, ठीक है। अगर हमारे पास कार्बन की संख्या आ गई 6, कितनी आ गई? तो 6 कार्बन के लिए लिखेंगे हम हेक्स। क्या लिखेंगे? हेक्स। 6 कार्बन के लिए हेक्स, ठीक है। फिर अगर कार्बन की संख्या होगी 7 कार्बन आ गए हमारे पास तो उसमें लिखेंगे हम हेफ्ट। क्या लिखेंगे? हेफ्ट, ठीक है। अगर कार्बन की संख्या आ गई 8 तो इसके लिए लिखेंगे हम ऑक्ट। क्या लिखेंगे? ऑक्ट, ठीक है। अगर कार्बन की संख्या होगी 9 तो 9 के लिए लिखेंगे हम नॉन। क्या लिखेंगे? नॉन। 9 कार्बन के लिए लिखेंगे नॉन। क्या लिखेंगे? अगर हमारे पास कार्बन की संख्या आ गई 10 तो 10 के लिए लिखेंगे हम डेक। क्या लिखेंगे? डेक, ठीक है। तो ये जो पूरी टेबल है आप लोगों को याद करनी होगी, ठीक है। ये समझ में आ भी गई होगी आप लोगों के, ठीक है। इसमें कार्बन की संख्या लिखी हुई इधर और इधर लिखे हुए इनके पूर्व लग्न, ठीक है। फिर अगले नोट पॉइंट में मैंने आप लोगों के लिखवा रखा, देखो पूर्व लग्न क्या होता है, ठीक है, अनुलग्न क्या होता है, ठीक है। इसके अनुसार हम क्या करेंगे, किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण कर सकते हैं, ठीक है। ये एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति होती है जिसके अंतर्गत ये सब चीज लिखी गई है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं IUPAC। क्या बोलते हैं? IUPAC, ठीक है। इसके अनुसार, ठीक है, ये कुछ वो दे रखे हैं इन्होंने, कार्बनिक यौगिकों के मतलब नाम लिखने के लिए कुछ नियम बना रखे हैं इन्होंने, ठीक है। उसके अनुसार इन्होंने पूर्व लग्न, अनुलग्न, ठीक है, कुछ नियम दे रखे हैं जिसके अनुसार हम किसी भी कार्बनिक यौगिक का आसानी से नामकरण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब IUPAC के अंतर्गत आएंगे जो हम करेंगे आगे, ठीक है। तो यह पूरी टेबल आप लोगों के याद होनी चाहिए, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर लिखा है पूर्व लग्न क्या होता है, अनुलग्न क्या होता है। नोट नंबर 2 में देखो, यहाँ मैंने पूर्व लग्न लिखा, अभी इसके बारे में सही तरीके से नहीं बताया, तो पूर्व लग्न के बारे में मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया साइड में, जिससे कि हमें सही से पता लग जाए कि पूर्व लग्न जानकारी किस चीज की देता है। तो जो पूर्व लग्न देता है हमें कार्बन की जानकारी। किसकी जानकारी देता है? किसी भी कार्बनिक यौगिक में कितने कार्बन है वो किससे पता लगेगा हमें? पूर्व लग्न से। किससे पता चलेगा? पूर्व लग्न से। उसके अनुसार ही हम उसका नामकरण करेंगे, ठीक है। यानी ये पूर्व लग्न का सीधा सीधा मतलब है ये कार्बन की जानकारी देता है हमें। किसकी जानकारी देता है? देखो अगर यहाँ 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए पूर्व लग्न क्या लिखा हुआ है? देखो पेंट। क्या लिखा हुआ? वहां 5 नहीं लिखना, क्या लिखा जाएगा उसकी जगह? पेंट। ये उसका पूर्व लग्न। इसी प्रकार से देखो यहाँ कार्बन की संख्या 8 है, अब कार्बन की संख्या 8 होने पर, ठीक है, क्या लिखा जाएगा? देखो पूर्व लग्न। ओके, तो किसकी जानकारी मिल रही है? बस कार्बन की जानकारी। किसकी जानकारी मिलती है? फिर आता है अनुलग्न, ठीक है। ये भी आगे जाकर प्रयोग होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। आगे जब हम संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे तो उसमें इसका यूज होगा, ठीक है। तो अनुलग्न होता है बंधों की जानकारी। किसकी जानकारी देता है? बंधों की जानकारी, कि किसी कार्बनिक यौगिक में कितने बंध पाए जाते हैं, ठीक है। 1 बंध पाया जाएगा, 2 बंध पाया जाएगा या 3 बंध पाया जाएगा, ठीक है। बंधों की जानकारी मतलब हम बोल सकते हैं, देखो कभी कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में सिंगल बॉन्ड ऐसा दिखाई देगा। सहसंयोजक बंध पढ़ाया था मैंने कल, एकल सहसंयोजक बंध, द्वि सहसंयोजक बंध और त्रिसहसंयोजक बंध ये पढ़ाए थे मैंने कल आप लोगों को, ठीक है। तो उसमें एकल वाले के बीच में देखो एक सहसंयोजक बंध आ रहा था, ठीक है। अगर 2 परमाणुओं का साझा हुआ, 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ तो द्विबंध बनना था वहां पर, ठीक है। और अगर 3 परमाणुओं का साझा हो रहा था तो वहां पर 3 बंध इस तरीके से बनने थे, ठीक है। तो जो ये अनुलग्न होगा ये हमें जानकारी देगा किसकी? बना बंधों की, कि कार्बन परमाणुओं के बीच में कितने बंध पाए जा रहे हैं, सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा, डबल बॉन्ड पाया जा रहा या ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा। इसकी जानकारी हमें किससे मिलेगी? अनुलग्न से। किससे मिलेगी इसकी जानकारी? अनुलग्न से, ठीक है। फिर नोट नंबर 3 में देखो मैंने क्या लिखा, कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की पद्धति, ठीक है। ये जितना भी यहाँ पर प्रोसेस समझाया मैंने ये कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की पद्धति के अंतर्गत होगा। किसके अंतर्गत होगा? ये कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की जो पद्धति होती है उसके अंतर्गत होगा कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का हम नामकरण किस प्रकार से करेंगे।
ठीक है, तो वो सब इसके अंतर्गत आ रही है, ये जो लिखे इधर मैंने समझाया जी आप लोगों को। ठीक है, अब देखो कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की पद्धति। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की पद्धति क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। कार्बनिक यौगिकों का नाम IUPAC के नियमों के अनुसार रखा जाता है। ठीक है, कोई भी अगर हमारे पास कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, तो उस कार्बनिक यौगिक का अगर हमें नामकरण करना, क्या करना, नामकरण, तो उसका नामकरण हम, ठीक है, जो IUPAC है ये एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। ठीक है, इसके अनुसार इसके कुछ नियम कानून बना रखे, उसके अनुसार ही हम किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करेंगे, उसी के आधार पर उसका नाम रखेंगे। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, ये है क्या समझो। एक नंबर में इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है, फुल फॉर्म जो IUPAC है, इंपोर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। IUPAC इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है पेपर में कि IUPAC का पूरा नाम क्या होता है, पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अब देखो IUPAC का पूरा नाम, I का मतलब होगा इंटरनेशनल, I का मतलब क्या होगा, इंटरनेशनल। U का मतलब होगा यूनियन। ठीक है, U का मतलब क्या होगा, यूनियन ऑफ। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो P का मतलब क्या है, प्योर। P का मतलब क्या है, प्योर। ठीक है, एंड A का मतलब क्या है, अप्लाइड। A का मतलब क्या है, अप्लाइड। फिर आता C का मतलब क्या है, केमिस्ट्री। C का मतलब क्या हो गया, केमिस्ट्री। अर्थात इसकी फुल फॉर्म होगी IUPAC की इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। ठीक है, तुम लोग ध्यान रखना, अगर कभी भी किसी भी चीज की आप लोगों से फुल फॉर्म पूछी जाएगी तो उसे इंग्लिश में याद करना। काय में याद करना, इंग्लिश में। इंग्लिश में याद करोगे तो आसानी से इनके मतलब पकड़ पाओगे, हिंदी में याद करोगे आप लोगों को पता नहीं चलना। देखो हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पर, IUPAC की फुल फॉर्म हिंदी में लिखी हुई नीचे देखो, अंतरराष्ट्रीय शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान संघ, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, हिंदी में अगर आप लोग याद करोगे तो ये जो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई ये समझ में आने का आप लोगों को। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान संघ, याद ये भी होनी चाहिए। ठीक है, लिख सकते हो ये भी और वे भी, कोई सी भी लिख सकते हो, लेकिन अच्छा जो होता है याद करने का तरीका वो इंग्लिश वाला सही है, क्योंकि इसी के आधार पर इनकी शॉर्ट फॉर्म बना रखी है। देखो अभी मैंने बता भी दिया आपको, यहाँ देखो आई का मतलब क्या है, इंटरनेशनल। ठीक है, यू का मतलब क्या है, यूनियन। ठीक है, ऑफ है, फिर यहाँ पर पी का मतलब क्या है, प्योर। ठीक है, एंड फिर यहाँ पर अप्लाइड लिखा हुआ, अप्लाइड का मतलब ए। ठीक है, ए की फुल फॉर्म क्या होगी, अप्लाइड। फिर सी का मतलब केमिस्ट्री। ठीक है, तो जो IUPAC की फुल फॉर्म होगी वो क्या होगी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसे इंग्लिश में याद करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों को। ठीक है, तो अब इसके बाद हम बात करेंगे संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की, कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। ठीक है, तो इससे पहले आप लोग क्या कीजिए, पूरा का पूरा नोट डाउन कीजिए, नोट करो। तो अब हम बात करते हैं, देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की, कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, इस देखो इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो बोला गया, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध पाया जाता है उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इन्हें एल्केन भी कहते हैं, मतलब जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है इनका ही अन्य नाम होता है एल्केन। ठीक है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होंगे, जिसमें कार्बन और कार्बन परमाणुओं के मध्य यानी कि उनके बीच में एकल बंध पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, एकल बंध, जिसे सिंगल बॉन्ड बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो उनके बीच में एकल बंध पाया जाएगा, तो उन्हें बोल रहे हम क्या, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और जिसका अन्य नाम क्या होता है, एल्केन। क्या होता है, एल्केन। फिर ठीक है, फिर इसी प्रकार से एक नंबर में आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। एक नंबर में पेपर में आता है, काफी बार आ भी रखा पेपर में। तो एल्केन का सामान्य सूत्र या संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या होगा हमारा, CnH2n+2। ठीक है, एल्केन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए सामान्य सूत्र क्या होगा, CnH2n+2। ठीक है, एक नंबर में ये पूछ लिया जाता है। फिर इसमें यहाँ देखो n दिखाई दे रहा, इस n का मतलब क्या है, n का मतलब है जहां
n बराबर क्या है, कार्बन की संख्या। n का मतलब है यह कार्बन की संख्या से कि किसी भी परमाणु में, यौगिक में, ठीक है, कितने कार्बन परमाणु उपस्थित है। ठीक है, ये कार्बन की संख्या को डिनोट करता है कि किसी भी यौगिक में कितना कार्बन परमाणु है। ठीक है, तो n का मतलब हो गया कार्बन की संख्या। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ अनुलग्न। अनुलग्न का मतलब होता है बंधों की संख्या। अनुलग्न किसकी जानकारी देता है, बंधों की संख्या की जानकारी देता है कि किसी भी कार्बन परमाणु के मध्य कितने बंध पाए जा रहे, एकल बंध पाया जा रहा, द्विबंध पाया जा रहा है, त्रिबंध पाया जा रहा। अब यहाँ देखो, इसमें जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है कैसे एकल बंध पाया जा रहा है, इसमें क्या पाया जा रहा है, एकल बंध। अब एकल बंध के लिए जो अनुलग्न होगा वो क्या होगा, एन। अनुलग्न इसके लिए क्या लिखेंगे हम, एन। एकल बंध पाया जा रहा, एकल बंध के लिए अनुलग्न लिखे जाएगा एन। क्या लिखे जाएगा, एन। ठीक है, अब हम किसी भी कार्बनिक यौगिक का अगर नामकरण करेंगे, उसका IUPAC नाम लिखेंगे किसी भी यौगिक का, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला ध्यान रखना आप लोगों को, पूर्वलग्न प्लस अनुलग्न। ठीक है, पहले हम लिखेंगे उसका पूर्वलग्न, उसमें फिर जोड़ देंगे अनुलग्न। अनुलग्न आप लोगों को पता, मैंने बता दिया अभी क्या है, एन। एकल बंध के लिए अनुलग्न क्या होगा, एन। ठीक है, और पूर्वलग्न मैंने कल आप लोगों को बताया था पूर्वलग्न क्या होता है। पूर्वलग्न क्या होता है, वो हमें कार्बन की जानकारी देता है कि कितने कार्बन परमाणु उसमें उपस्थित है। ठीक है, चलिए अब हम इसके जो एग्जांपल है, मतलब इसे समझते हैं, इससे हम किस तरीके से सूत्र बनाएंगे इस फॉर्मूले से। ठीक है, और उनका फिर नामकरण भी करेंगे, IUPAC नामकरण इसके अनुसार ही। ठीक है, अब हमने कहा यदि n बराबर 1 लेने पर, ठीक है, यदि हमने क्या करा, इस सामान्य सूत्र में n बराबर कितना लिया, 1। n बराबर कितना लिया, 1। चलो करते हैं, देखो यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाया इस फॉर्मूले में। ठीक है, एल्केन का जो सामान्य सूत्र है, इसमें n का मान 1 रखना आप लोगों को। क्या रखना, 1। ठीक है, देखो यहाँ पर C, n का मान कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, फिर H2, फिर इसके गुणा में क्या है, n का मान कितना करना, 1। फिर क्या लिखा हुआ, प्लस 2। ठीक है, तो अब हम इसे सही तरीके से लिखेंगे। ये C, यहाँ पर n का मान 1 होगा, तो यहाँ तो कार्बन को ऐसे लिख सकते हम, 1 उसके सापेक्ष में लिखने की जरूरत ही नहीं है, एक कार्बन तो वो दिख ही रहा हो। ठीक है, फिर हमने कहा H जो का तो भाई 2 की गुणा 1 के साथ करी, 2 एकम 2, प्लस यहाँ पर लिख दिया मैंने 2, ये इसके फॉर्मूले का था। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, ये CH। ठीक है, 2 और 2 कितना हो गया, 4, यानी कि CH4। क्या बना फॉर्मूला, CH4। ठीक है, ये हमारा सूत्र बन चुका। अब हम इसकी क्या करेंगे, संरचना बनाओगे। क्या बनाओगे, इसकी संरचना। ठीक है, ये जो हमें सूत्र दिया गया, इसकी हम क्या बनाओगे, संरचना बनाओगे। अब देखो, ये देखो कार्बन की संख्या कितनी है इसके अंदर, 1। कार्बन की संख्या कितनी है, 1 कार्बन है। एक कार्बन की संख्या कितनी होती है, 4। 1 2 3 4। ठीक है, यानी कि इस पर देखो 4 हाइड्रोजन जुड़ने चाहिए। क्या 4 हाइड्रोजन हमारे पास है, 4 हाइड्रोजन है ना हमारे पास, तो हमने कहा 1 हाइड्रोजन इधर जोड़ दो, 1 हाइड्रोजन इधर जोड़ दिया, 1 इधर जोड़ दिया, 1 इधर जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया हमारा। ठीक है, इसकी संरचना होगी। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो यहाँ पर कार्बनिक यौगिक बना, यानी कि हाइड्रोकार्बन बना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बना, इसका नाम क्या है, नाम भी तो पता होना चाहिए हम। अब इसका देखो नामकरण करेंगे। अब हम कहेंगे यहाँ पर इसका IUPAC नाम, IUPAC नाम। IUPAC नाम इसका क्या होगा, IUPAC नाम लिखने के लिए आप लोगों को मैंने फॉर्मूला बताया। पहले लिखेंगे हम पूर्वलग्न, ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे अनुलग्न, पूर्वलग्न प्लस अनुलग्न, ये फॉर्मूला होता है। अब इसी के अनुसार मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ इसका IUPAC नाम। मैंने कहा IUPAC नाम, IUPAC नाम। ठीक है, तो IUPAC नाम देखो कैसे लिखेंगे। यहाँ पर पहले लिखते हैं पूर्वलग्न। पूर्वलग्न का मतलब होता है कार्बन की संख्या, कि कार्बन कितने है। ठीक है, तो ये कार्बन की जानकारी देता हूं। इसके अंदर देखो कार्बन कितना है, 1। कार्बन की संख्या कितनी है इसके अंदर, कार्बन की संख्या 1 है। तो 1 कार्बन के लिए हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कल आप लोगों को बताया था मैंने। ठीक है, अभी पिछली क्लास में बताया था, क्या लिखते हैं 1 कार्बन के लिए, मैथ। क्या लिखते हैं, मैथ, प्लस इसके बाद अनुलग्न
अनुलग्न तो अभी बताया मैंने ना, इस कार्बन परमाणु में देखो ध्यान से, चारों ओर आप लोगों को एकल बंध दिखाई दे रहा होगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा, तो एकल बंध के लिए अनुलग्न अभी लिखवाया आप लोगों को एन, क्या लिखवाया, एन। ठीक है, ये मैंने लिख दिया एन। अब इन दोनों को मिलाकर लिखो, तो इसका जो आईयूपीएसी नाम होगा मैथ प्लस एन, मैथ प्लस एन, तो क्या बन जाएगा इसका नाम, मैथेन। क्या बना इसका नाम भाई, मैथेन। ठीक है, तो ये जो हमने यहाँ पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाया, इसका जो नाम हो वो क्या होगा, मैथेन। क्या नाम होगा इसका, मैथेन। ठीक है, इसी प्रकार अब हम आगे और भी करेंगे, अभी आप लोग इसे नोट करो, आगे और कराऊंगा इसके अंदर। तो अब हम देखते हैं दूसरे नंबर पर, अब हम क्या करेंगे, n बराबर 2 ले लेंगे। ठीक है, अब हम n बराबर क्या करेंगे, 2 लेंगे। ठीक है, अब देखो उसी फॉर्मूले में जो हमारा एल्केन का सामान्य सूत्र था, अब उसमें n की जगह आप लोगों को 2 रखना। देखो जरा ध्यान से, फॉर्मूला था हमारा CN, n की जगह तो आप लोग लिखोगे 2। ठीक है, फिर H2N, n का मान कितना लिखा मैंने यहाँ पर 2। ठीक है, प्लस 2, ये सामान्य सूत्र होता था। ठीक है, अब हम इसमें देखो 2 हमने रख दिया। ठीक है, अब इसे आराम से सूत्र बनाते हैं इसका, देखो C2। ठीक है, फिर यहाँ पर H, 2 की गुणा 2 के साथ करें कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, प्लस 2। ठीक है, तो बराबर C2H, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, यानी कि C2H6। ये हो गया हमारा इसका सूत्र। ठीक है, अब इसके बाद हम इसकी क्या बनाओगे, संरचना। संरचना भी बना कर दिखा रहा हूँ साथ के साथ में, जिससे तुम्हें समझ में आ जाए। ये इसकी संरचना बनाऊंगा अभी यहाँ पर। अब ध्यान से देखो, इसमें इस यौगिक में ये देखो कितने कार्बन है, कितने कार्बन है इसके अंदर, 2, 1 2। कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध पाया जाएगा, क्योंकि ये क्या है भाई, क्या है ये एल्केन। और एल्केन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, उनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध होना चाहिए, एक ही बॉन्ड दर्शाना है यहाँ। ठीक है, फिर कार्बन की संयोजकता कितनी होती है भाई, 4, तो 4 संयोजकता पूरी करेंगे, 1 2 3 और 4, ये भी इस कार्बन के लिए पूरा हो गया। ठीक है, अब दूसरे कार्बन के लिए बात करते हैं, तो देखो 1 2 3 4 पूरे हो गए। हाइड्रोजन देखो कितने थे इसके पास, 6, तो 6 हाइड्रोजन जोड़ देने के साथ 1 2 3 4 5 6। देखो ये इसकी क्या होगी, संरचना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके बाद आप लोग क्या करोगे, इसका लिखोगे आईयूपीएसी नाम, आईयूपीएसी नाम। अभी आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए आप लोगों को मैंने सूत्र बताया था, पहले लिखेंगे हम पूर्व लग्न और उसके बाद लिखते हैं अनुलग्न, पूर्व लग्न प्लस अनुलग्न। अब देखो यहाँ पर आईयूपीएसी नाम लिखेंगे इसका हम पूर्व लग्न। पूर्व लग्न क्या किस चीज की जानकारी देता है, वो कार्बन की जानकारी देता है। तो इस सूत्र में ये देखो, इस संरचना में देखो कार्बन कितने हैं, 1 2, कितने कार्बन है, 2, और 2 कार्बन के लिए पूर्व लग्न मैंने लिखवा रखा आप लोगों को एथ, क्या लिखवा रखा, एथ, प्लस अनुलग्न तो आप लोगों को बता ही रखा मैंने, सिंगल बॉन्ड के लिए अनुलग्न अभी बताया था क्या होता है, एन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो आईयूपीएसी नाम है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ो लिखोगे एथ प्लस एन, तो क्या बन जाएगा ये एथेन। ठीक है, ये होगा इसका नाम, ये इसका आईयूपीएसी नाम होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी तरीके से हम बोल लेंगे यहाँ पर थर्ड नंबर पर n बराबर 3 लेने पर। ठीक है, n बराबर 3 लेने पर, अब n की जगह आप लोग जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन का सामान्य सूत्र था, उसमें n का मान 3 करना आप लोगों को। ठीक है, तो मैंने कहा बराबर का चिन्ह लगाया, C यहाँ लिख दिया 3। ठीक है, फिर H2, फिर क्या था n का मान तो हमने 3 कर दिया, प्लस उसके बाद क्या था 2, इस तरीके से। चलिए और सोल्व करते हैं सब। C3 H 2 दिया कितना हो गया, 6 प्लस 2। ठीक है, बराबर C3H8। ये भाई 6 में 2 जोड़े हमने 8 आ गया, तो इसका जो सूत्र बना वो क्या बना, C3H8। अब इसके आगे हम क्या बनाते हैं, संरचना बनाते हैं।
इधर देखो इसकी संरचना बनाता हूँ जब संरचना। अब देखो इसके फॉर्मूले में कार्बन की संख्या कितनी दिखाई दे रही है आप लोगों को? कितने कार्बन है? 3। तो 3 कार्बन देखो मैं दर्शा रहा यहाँ पर, 1 2 3, 3 कार्बन है इसके अंदर। ठीक है, कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एकल बंध, मतलब सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, कार्बन की संयोजकता होती है 4, तो 4 संयोजकता पूरी करो, 1 2 3 4 हो गया पूरे इस वाले के लिए। इसके लिए बात करेंगे हम 1 2 3 4, ये भी इसकी संयोजकता पूरी होगी। इस वाले को देखते हैं हम, 1 2 3 4 पूरे हो गए, मतलब कार्बन की संयोजकता पूरी है। आप अब जहां जहां सिंगल बॉन्ड लगाया हमने उनके साथ में हाइड्रोजन जोड़ दो। यहाँ भी एक हाइड्रोजन जोड़ा मैंने, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन। ठीक है, ऊपर भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन। अब इसमें देख लो हाइड्रोजन कितने हो रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है? 8। ठीक है, यही तो इसका फॉर्मूला था, C3H8, है ना। तो ये इसकी क्या होगी? संरचना होगी। अब इसके बाद हम इसका क्या लिखेंगे? IUPAC नाम, IUPAC नाम। अब जैसे ही हम IUPAC नाम लिखेंगे तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला देखो क्या है इसका, पूर्वलग्न प्लस अनुलग्न। ठीक है, इसके अनुसार ही लिखोगे नाम, कभी अपनी मर्जी से लिखो। यहाँ से पहले लिखते हैं हम पूर्वलग्न, ठीक है, प्लस फिर लिखते हैं अनुलग्न। पूर्वलग्न मैंने आप लोगों को बता रखा, ये कार्बन की जानकारी देता, अनुलग्न बंध की जानकारी देता है कि कितने बंध इसके बीच में पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो IUPAC नाम इसका क्या होगा? देखो पूर्वलग्न 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए पूर्वलग्न क्या बता रखा मैंने आप लोगों को? प्रोप। क्या लिखवाया था कल? प्रोप। ठीक है, इससे पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो 3 कार्बन है, इसी क्लास में बताया था मैंने आप लोगों को कि 3 कार्बन के लिए जो हमारा पूर्व लग्न है वो क्या होगा? प्रोप होगा। ठीक है, प्लस अनुलग्न के बारे में अभी आप लोगों को मैंने बताया, अनुलग्न सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होगा? N। ठीक है, तो इसका जो IUPAC नाम होगा वो क्या होगा? प्रोपेन। क्या होगा भाई? प्रोपेन। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम? IUPAC नाम लिखेंगे, किसी भी कार्बनिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र बना सकते हैं। ठीक है, अब मैंने इसी प्रकार से बोला यहाँ पर N बराबर 4 लेने पर। ठीक है, N की जगह आप लोग अब 4 रखो उसमें। ठीक है, तो फॉर्मूला देखो क्या बनेगा यहाँ पर, C4H2, N की जगह क्या रखा हमने? 4 प्लस। ठीक है, तो फॉर्मूला देखो क्या बनेगा, C4H8 प्लस 2। ठीक है, पूरा फॉर्मूला बनेगा C4H10। क्या है? C4H10। अब इसकी क्या बना दो? संरचना। जैसे हम इसकी संरचना बनाओगे तो यहाँ पर सबसे पहले देखें कार्बन कितने, कितने कार्बन है? 4। तो 4 कार्बन एक श्रृंखला में लिख लो, 1 2 3 4। प्रत्येक कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड दे दो इस तरीके से। लिख दिया? कार्बन की संयुक्ता 4 होती है, तो 1 2 3 और चौथे नंबर पर ये रहा। इसके लिए 1 2 3 4, इस कार्बन की भी पूरी। इसके लिए देखो 1 2 3 4 कंप्लीट हो गए। इसी तरीके से इसके लिए 1 2 3 4, इसकी भी संयुक्ता पूरी। अब ये जो सिंगल बॉन्ड थे इनको हाइड्रोजन लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो 10 हाइड्रोजन आ गए। ठीक है, यह इसकी संरचना होगी। अब इसका लिखा गया IUPAC नाम। IUPAC नाम इसका देखो क्या होगा। IUPAC नाम लिखने के लिए फॉर्मूला बता ही रखा मैंने, पहले लिखते हैं पूर्व लग्न, उसके बाद उसमें क्या जोड़ देते हैं? अनुलग्न। पूर्व लग्न देखो कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए पूर्व लग्न आप लोगों को बताया था मैंने कल, ब्यूट। क्या लिखवाया था? ब्यूट। ठीक है, प्लस अनुलग्न सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में, अनुलग्न सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होगा? N। तो इसका नाम मिलाकर बनेगा
ब्यूटेन। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसे एल्केन भी बोलते हैं। इससे आगे आप लोगों को 4 और ऐसे बनाने HW में, HW मानी अभी CW क्लास वर्क में। ठीक है, नोट करो। बात करते हैं, देखो भाई, जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन का जो दूसरा प्रकार है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, उसे हम अब पढ़ेंगे। देखो, अभी इससे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो क्या होता है, उसके बारे में आप लोगों को बता दिया था। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर देखो सेकंड नंबर पर आता है हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो अब हम बात करते हैं। देखो भाई, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। ठीक है, इससे पहले मैंने आप लोगों को संतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ाया था। हाइड्रोकार्बन का पहला प्रकार था संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और दूसरा प्रकार है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आज अभी हम पढ़ेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करते हैं हम। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन हो गए जिसमें कार्बन और कार्बन परमाणु के मध्य द्विव या त्रिआबंध पाया जाएगा, तो उन्हें बोल रहे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इनकी डेफिनेशन होगी, ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन, जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य, जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य, जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विव या त्रिआबंध, त्रिआबंध। ठीक है, त्रिआबंध या बंध भी बोलते हैं सर। ठीक है, आबंध को बंध ही बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विव या त्रिआबंध पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है, उन्हें असंतृप्त, उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गए वे ऐसे हाइड्रोकार्बन हो गए जिसमें अगर कोई भी 2 कार्बन परमाणु है तो कार्बन परमाणुओं के मध्य या तो द्विआबंध पाया जाएगा। ठीक है, या जो कार्बन कार्बन परमाणु हो उनके बीच में त्रिआबंध पाया जाएगा। ठीक है, यदि किसी भी कार्बनिक यौगिक में, हाइड्रोकार्बन में, ठीक है, कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एक द्विआबंध या एक त्रिआबंध पाया जा रहा, तो उस हाइड्रोकार्बन को हम बोलेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे भाई? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो वही यहाँ पर बात बताई गई है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विव या त्रिआबंध पाया जाता है, उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, अब जो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है इन्हें भी 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, अब हम बोलेंगे यहाँ इन्हें 2 भागों में, इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है इन्हें भी 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, पहले नंबर पर आगे देखो, यहाँ पर मैंने बोल दिया ए, पहला जो भाग, ठीक है, उसे बोल दिया एल्कीन। क्या बोल दिया? एल्कीन। देख लो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एल्कीन। ठीक है, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का
पहला प्रकार है, ठीक है, वो होगा एल्कीन। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पर एल्कीन, तो इसमें लिखेंगे एल्कीन। देखो क्या होता है, एल्कीन की डेफिनेशन समझते हैं हम पहले जरा ध्यान से। एल्कीन में क्या होगा हम बोल लेंगे इसमें एल्कीन क्या होगा, देखो ठीक है, ये इसकी पहला प्रकार है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का, तो इसमें बोल लेंगे ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विआबंध पाया जाता है, उन्हें एल्कीन कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं भैया, एल्कीन। ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विआबंध पाया जाएगा, यानी कि 2 आबंध पाए जाएंगे उसमें। ठीक है, तो उसे बोल लगे हम एल्कीन। क्या बोल लगे भाई, एल्कीन। अब देखो जरा ध्यान से यहाँ पर, अब इसका मैं सामान्य सूत्र लिखता हूं। एल्कीन का जो सामान्य सूत्र उसका आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होगा, एल्कीन का सामान्य सूत्र, ठीक है, इसका आप लोगों को ध्यान रखना। एल्कीन का जो सामान्य सूत्र है, एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। एल्कीन का सामान्य सूत्र होगा CnH2n। ठीक है, फिर एल्कीन के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा अनुलग्न क्या होगा। ठीक है, एल्कीन के लिए अनुलग्न के बारे में मैंने आप लोगों को बता रखा कि एल्कीन ये अनुलग्न क्या होता है। एक तो होता है पूर्वलग्न और एक होता है अनुलग्न। पूर्वलग्न हमें कार्बन की जानकारी देता है और अनुलग्न हमें बंधों की जानकारी देता है कि कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य कितने आबंध पाए जा रहे, एकल बंध पाया जा रहा, द्विआबंध पाया जा रहा या त्रिआबंध पाया जा रहा। तो यहाँ पर पाया जा रहा, देखो जो एल्कीन है इसके अंदर क्या पाया जा रहा, द्विआबंध पाया जा रहा। तो अब हम बात करते हैं, देखो एल्कीन क्या होता है। ठीक है, एल्कीन क्या होगा ये इसमें लिखेंगे हम ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य इसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विआबंध पाया जाता है। उन्हें एल्कीन कहते हैं। ठीक है भाई, तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विआबंध पाया जाता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं। यदि हमारे पास 2 कार्बन परमाणु है, ठीक है, मान लो एक कार्बन परमाणु यह था, एक कार्बन परमाणु यह था, अगर इनके बीच में डबल बॉन्ड पाया जा रहा, यानी कि द्विआबंध पाया जा रहा, तो ये हमारा कहलाएगा एल्कीन। क्या कहलाएगा भाई, एल्कीन। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एल्कीन की। हमने डेफिनेशन बता दिया आप लोगों को, लेकिन इसका सामान्य सूत्र भी आप लोगों को याद होना चाहिए।
ठीक है, हम इसका लिखेंगे सामान्य सूत्र, एल्कीन का सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र। ठीक है, एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होगा, ठीक है, इसका जो सामान्य सूत्र होगा वो होगा CnH2n। ठीक है, सामान्य सूत्र होगा इसका CnH2n, जहां यहाँ n का मतलब क्या है, जहां n का मतलब है यहाँ पर कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या। ठीक है, n का मतलब होगा यहाँ पर कार्बन की संख्या, कि किसी भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कितने कार्बन मौजूद है, वो उसकी संख्या को डिनोट करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम लिखते हैं, ठीक है, जो हमारा एल्कीन है, एल्कीन के लिए अनुलग्न क्या लिखेंगे। ठीक है, तो अनुलग्न का भी आप लोगों को ध्यान रखना। अब लिखेंगे यहाँ पर हम अनुलग्न। ठीक है, अनुलग्न, और एक होता है पूर्वलग्न। अनुलग्न के बारे में और पूर्वलग्न के बारे में मैंने आप लोगों को अभी बताया था, ठीक है, जो अभी क्लास हुई थी। ठीक है, तो उसमें देखो अनुलग्न और पूर्वलग्न क्या होता है। पूर्वलग्न के बारे में मैंने आप लोगों को बता रखा, पूर्वलग्न हमें कार्बन की जानकारी देता है और अनुलग्न हमें क्या देता है, बंधों की जानकारी देता है कि कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य कितने आबंध पाए जा रहे हैं, एकल आबंध पाया जा रहा, द्विव आबंध पाया जा रहा या त्रि आबंध पाया जा रहा। तो यहाँ पर एल्कीन है, एल्कीन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विव आबंध पाया जा रहा। क्या पाया जा रहा, द्विव आबंध। तो द्विव आबंध के लिए अनुलग्न क्या होगा, तो उसे आप लोगों को ध्यान रखना, इसके लिए अनुलग्न होगा ईन। क्या होगा, ईन। इसके लिए अनुलग्न होगा ईन। एल्कीन के लिए अनुलग्न क्या होगा, ईन। ठीक है, अगर हम फिर किसी भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का IUPAC नाम लिखना, क्या लिखना, IUPAC नाम, IUPAC नाम। ठीक है, किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम लिखना, तो उसके लिए आप लोगों को ध्यान रखना, एक फॉर्मूला होता है IUPAC नाम लिखने के लिए। सबसे पहले लिखते हैं हम पूर्वलग्न। क्या लिखते हैं, पूर्वलग्न। ठीक है, फिर प्लस उसमें ऐड करते हैं अनुलग्न। पूर्वलग्न में हम क्या जोड़ेंगे, अनुलग्न जोड़ेंगे, पूर्वलग्न प्लस अनुलग्न। ठीक है, इस सूत्र का आप लोग क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। जब भी किसी भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या किसी भी कार्बनिक यौगिक का अगर नामकरण करना, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा, पहले लिखेंगे पूर्वलग्न, उसके बाद लिखेंगे अनुलग्न। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से यहाँ पर, अभी हम बात करते हैं, देखो इसमें इसके उदाहरण लेते हैं हम एल्कीन के। ठीक है, ध्यान से देखो, अगर मैंने क्या करा, ठीक है, फर्स्ट नंबर पर, ठीक है, मैंने क्या करा, यहाँ पर इसके एग्जांपल लिए, कुछ एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, जैसे मैंने फर्स्ट नंबर पर बोला, यदि, ठीक है, n बराबर, मैंने क्या कर दिया, 1 कर दिया। n बराबर कितना रखा, 1। ठीक है, एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। ठीक है, इस सूत्र में आप लोग n बराबर 1 लेके चलो। देखो जहां आप लोगों को n दिख रहा होगा, उसकी जगह आप लोग 1 रख कर देखो। यहाँ देखो सूत्र में C, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया मैंने 1। ठीक है, फिर H2, ठीक है, गुणा में इसके लिख दिया, देखो n था तो n का मान कितना कर दिया, 1। ठीक है, तो सूत्र क्या बनेगा, C, ठीक है, H 2 की गुणा 1 के साथ करी 2, CH2, ये कार्बनिक यौगिक बना। अब ये देखो जरा ध्यान से, ये कार्बनिक यौगिक संभव होगा या नहीं होगा, पहले बताओ। कार्बन की जो वो होती है संयुक्ता होती है, वो कितनी होती है, 4। ठीक है, अभी इस कार्बन की संयुक्ता हमें पता है भाई, देखो वैसे तो होनी चाहिए कितनी, 4। लेकिन इस कार्बन को जरा ध्यान से देखो, इसमें कितना हाइड्रोजन है, कितना हाइड्रोजन है, 1 2 हाइड्रोजन हमने जोड़ दिए, है ना। जब हमने 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, ठीक है, लेकिन चाहिए ऐसे कितने, 4। अपने आप को पूरा करने के लिए 4 चाहिए। इसकी जो संयुक्ता है, ठीक है, मतलब इसकी जो स्थायित्व है वो सही तरीके से नहीं बन पा रहा। ठीक है, अगर हम एल्कीन के लिए n बराबर 1 रखेंगे तो उसका स्थायित्व नहीं होने का, मतलब कार्बन की संयुक्ता पूरी नहीं हो पाने की। देखो इसके पास 2 हाइड्रोजन आ रहे, क्या 2 हाइड्रोजन कार्बन की संयुक्ता को पूरी कर सकते हैं, इसे तो स्थायित्व बनाने के लिए 4 चाहिए। कितने चाहिए, 4। तो इसलिए n बराबर अगर हम 1 रखेंगे तो वो संभव नहीं होने का।
ठीक है, इसलिए क्या संभव नहीं होने का, इसलिए हम कहेंगे n नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, हमने बोल दिया n नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, एल्कीन के लिए। ठीक है भाई, अब हम कहेंगे सेकंड कंडीशन में आप लोग n बराबर 2 लेने पर, ठीक है, अब आप लोग n बराबर 2 लो। n बराबर कितना लोगे भाई? 2। ठीक है, अब n बराबर 2 लोगे तो अब देखो जरा ध्यान से n बराबर 2 लेने पर देखो यहाँ पर इसका जो सूत्र है वो क्या बनेगा? सूत्र देखो क्या बनेगा, c, ठीक है, n का मान कितना रखा हमने? 2। फिर क्या है h, फिर क्या लिखा हुआ था 2, उसके गुणा में क्या था n का मान मैंने कहा कितना लिखना? 2 रखो। ठीक है, इस आगे का मैं यहाँ पे बता देखो देखो जरा ध्यान से, मैंने कहा भाई यहाँ बराबर का चिन्ह लगाकर सूत्र बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखो C2, ये तो जुगा तो रहेगा, फिर H, इसके यहाँ देखो 2 दूनी कितना होगा? 4। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन में कितने परमाणु हो जाएंगे? 4। C2H4, ये सूत्र बना। ठीक है, फिर इसकी हम बनाओगे संरचना। जैसे ही हम सूत्र बना देंगे इसके बाद तुरंत इसकी संरचना भी बनाकर दिखा दो। ठीक है संरचना जैसे भी बनाओगे हम, तो देखो जरा ध्यान से, इसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या बना? C2H4। क्या बना? C2H4। और ध्यान से देखो इसमें कार्बन कितने हैं? 2। तो 2 कार्बन लिखे हमने, एक कार्बन ये लिखा, एक कार्बन ये लिखा, 2 कार्बन लिख दिया आराम से ठीक है, अब हमने आप लोगों को क्या बताया? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जो एल्कीन है, ऐसे हाइड्रोकार्बन हो गए जिसमें कार्बन और कार्बन परमाणुओं के मध्य क्या पाया जाएगा? द्विआबंध। क्या पाया जाएगा? तो ये देखो एक कार्बन ये रहा, दूसरा कार्बन ये रहा, इनके बीच में द्विआबंध बनाना। क्या बनाना? डबल बॉन्ड दर्शा दो, यहाँ पर दर्शा दिया अब इसके बाद हमें पता है कार्बन की संयोजकता होती है 4। कितनी होती है? तो ध्यान से देखो इस वाले कार्बन को इस कार्बन के लिए एक ये रहा सिंगल बॉन्ड, एक ये रहा, कितने हो गए ये? 1 2, ठीक है, 3 4 पूरे हो गए। इस कार्बन के लिए, दूसरे कार्बन के लिए बात करते हैं तो 1 2 3 4, इसकी भी संयोजकता पूरी होगी, होगी या नहीं होगी? अब इन पर सिंगल बॉन्ड पे यहाँ पर हाइड्रोजन दर्शा दो। ठीक है, देखो सूत्र क्या था? C2H4। यहाँ देखो 1 2, कार्बन के कितने थे? 2, तो इसमें भी 2, हाइड्रोजन कितने थे? 4, तो 1 2 3 4 आगे। तो ये होगी इसकी संरचना, ये क्या होगी इसकी संरचना। इसके बाद हम लिखेंगे इसका IUPAC नाम, IUPAC नाम। ठीक है, इसका IUPAC नाम क्या होगा? IUPAC नाम लिखने के लिए आप लोगों को मैंने फॉर्मूला बता रखा। पहले लिखते हैं हम पूर्वलग्न। क्या लिखते हैं भैया? पूर्वलग्न, प्लस इसके बाद लिखते हैं अनुलग्न। क्या लिखते हैं भैया? अनुलग्न। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, इसका IUPAC नाम लिखना है मुझे, तो IUPAC नाम लिखने के लिए पहले हम पूर्वलग्न लिखते हैं। पूर्वलग्न क्या होता है? अभी मैंने आप लोगों को बताया पूर्वलग्न क्या होता है, कार्बन की जानकारी देता है। किसकी जानकारी देता है? अब इस कार्बनिक यौगिक में ध्यान से देखो कितने कार्बन है? कितने? 2 कार्बन के लिए पूर्व लग्न मैंने आप लोगों को बता रखा। बताओ क्या बताया था? एथ। क्या होता है? एथ। क्या होता है भैया? एथ। प्लस अनुलग्न अभी आप लोगों को बताया मैंने, देखो इसके लिए क्या, डबल बॉन्ड के लिए अनुलग्न क्या होता है? ईन। क्या होता है भाई? ईन। एथ प्लस ईन, अब इन दोनों को जोड़ कर लिखो। ठीक है, एथ प्लस ईन, तो नाम बन जाएगा इसका एथीन। क्या नाम बनेगा? एथीन। ठीक है, तो इसका जो कार्बनिक यौगिक का नाम बनेगा, ठीक है, वो बनेगा एथीन। क्या बनेगा भैया? एथीन। ठीक है, ये होगा इसका नाम। तो इस तरीके से आप लोग क्या करोगे? ठीक है, किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करोगे, ठीक है, एल्कीन के उसमें। ठीक है, नोट करो, अभी और कराने वाला हूँ। तो अब देखो इसका और एग्जांपल देखो,
थर्ड नंबर पर हम बोल रहे हैं n बराबर 3 लेने पर। ठीक है, अब जो एल्कीन का सामान्य सूत्र था उसमें n बराबर आप लोग 3 रखेंगे। n बराबर 3 लेने पर अब हम क्या करेंगे, जो एल्कीन का सामान्य सूत्र था उसमें n बराबर 3 रखेंगे। ठीक है, तो बराबर का चिन्ह लगाकर यहाँ पर लिखो C, n का मान कितना हो गया 3, H2 इंटू n का मान कितना हो गया यहाँ पर 3। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, C3H6, इन दो तिया कितना होगा 6, C3H6 ये बनेगा। फिर इसकी क्या बनाओ संरचना, ध्यान से देखिए संरचना कैसे बनेगी इसकी। संरचना कार्बन कितने हैं इसमें 3, तो 1 2 3 कार्बन लिख दिया हमने। ठीक है, कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य क्या होना चाहिए, द्विआबंध। क्या होना चाहिए, यहाँ पर होगा सिंगल बॉन्ड। कोई भी दो कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विआबंध होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। तभी यहाँ पर इनके बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, गलत हो जाएगा नहीं तो तुरंत तुम्हारा। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, कार्बन की संयुक्ता होती है कितनी भाई 4। तो अब देखो जरा ध्यान से, 1 2 3 4, इस कार्बन की संयुक्ता पूरी। इसी तरीके से इस वाले को देखो, बीच वाले को 1 2 3 4, एक बॉन्ड यहाँ लगा दो, इसकी पूरी होगी। इस वाले को देखो 1 2 3 4, होगी संयुक्ता पूरी। अब इस पर क्या लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो, जो सिंगल बॉन्ड है हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन लगाया, यहाँ भी हाइड्रोजन लगाया, यहाँ भी हाइड्रोजन लगाया, यहाँ भी हाइड्रोजन लगाया। बात समझ में आई, कितने कार्बन थे 3, 1 2 3, कार्बन की संख्या कितनी थी 3 और हाइड्रोजन की संख्या कितनी थी 6। तो गिनकर देखो 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन हो गए। तो संरचना होगी ये। ठीक है, डबल बॉन्ड का ध्यान रखना, आप लोगों को केवल 2 ही परमाणुओं के मध्य लगाना, और बन लगाओगे नहीं तो अगर अगर डबल बॉन्ड लगाओगे तो तुम्हारा जो यहाँ पे ये हाइड्रोजन है ये बैलेंस नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। फिर हम इसका क्या लिखते हैं, IUPAC नाम, IUPAC नाम। ठीक है, पहले हम क्या लिखते हैं पूर्व लग्न, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं अनुलग्न। ठीक है, अब देखो IUPAC नाम लिखने के लिए फॉर्मूला आप लोगों को बता रखा था मैंने, पूर्व लग्न प्लस अनुलग्न। ठीक है, पूर्व लग्न क्या होता है, कार्बन की जानकारी देता है। अब इसमें कार्बन की संख्या कितनी है बताओ, 3 कार्बन के लिए पूर्व लग्न क्या होता है, प्रोप। क्या होता है, प्रोप प्लस डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए अनुलग्न होता है इन। ठीक है, अब इन आप लोग जोड़कर के लिखो, नाम इसका क्या होगा, प्रोप प्लस इन, क्या बन जाएगा इसका नाम, प्रोपीन। IUPAC नाम होगा इसका प्रोपीन। क्या नाम होगा, प्रोपीन। अब मैंने कहा यहाँ पर आप लोग n बराबर, ठीक है, n बराबर 4 लेने पर। ठीक है, n बराबर आप लोग क्या करोगे, इसमें 4 लोगे, n का मान 4 करेंगे तो देखो उसी फॉर्मूले में n का मान 4 करने पर क्या होगा, बराबर का फॉर्मूला, बराबर का चिन्ह लगा यहाँ पर C। ठीक है, n का मान कितना कर दिया 4, फिर H2, n का मान कितना कर दिया 4। ठीक है, तो अब इसका जो सूत्र बनेगा क्या बनेगा, वो C4H8। ठीक है, अब इसके बाद देखो मैं आगे लिख रहा हूं यहाँ पर सूत्र क्या बना हमारा C4H8। इसके बाद हम इसकी संरचना बना देंगे, तो भाई संरचना भी बना देते हैं आप लोगों को। ठीक है, संरचना देखो कितने कार्बन है 4, कितने कार्बन है 4, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए 1 2 3 4। ठीक है, 4 कार्बन हो गए। ठीक है, तो 4 कार्बन हो गए, इनमें से 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड लगाएंगे एक डबल बॉन्ड लगाया यहाँ पर, फिर आगे सिंगल सिंगल बॉन्ड कर देंगे यहाँ पर, ये लो। ठीक है, देखो इस कार्बन के लिए देखो संयुक्ता पूरी करेंगे, इसकी कार्बन की संयुक्ता होती है 4, तो मैंने कहा 1 2 3 4, ये कार्बन की संयुक्ता पूरी होगी पहले वाले की।
दूसरे वाले के लिए देखेंगे तो यहाँ पर देखो 1 2 3 और एक 4 ऊपर लगा दिया मैंने। इस कार्बन के लिए बात करेंगे 1 2 3 4, इसकी संयुक्ता पूरी होगी। इसके लिए बात करेंगे तो 1 2 3 4, ये होगी संयुक्ता पूरी होगी। अब इन पर हाइड्रोजन लगा दो ऐसे ही, ये लगा दिया। हाइड्रोजन लगा दिया। तो अब देखो कार्बन की संख्या कितनी थी, 4। तो 1 2 3 4 कार्बन हो गए, ठीक है। और हाइड्रोजन की संख्या कितनी थी इसमें, देखो 8। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन हो गए। तो ये होगी इसकी संरचना। अब इसका मुझे क्या लिखना, आईयूपीएसी नाम लिखा, तो हम कहेंगे यहाँ पर इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा। आईयूपीएसी नाम क्या होगा इसका, देखो भाई पहले लिखते हैं पूर्व लग्न, फिर लिखते हैं अनुलग्न। पूर्व लग्न हमारा 4 कार्बन के लिए क्या होता है, ब्यूट। क्या होता है भाई, ब्यूट प्लस। अनुलग्न क्या होगा यहाँ पर, इन, ठीक है। तो आईयूपीएसी नाम इसका मिलाकर लिखेंगे ब्यूट प्लस इन, तो क्या बनेगा हमारा, ब्यूटीन। क्या बनेगा भैया, ब्यूटीन, इस तरीके से, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लो इसका, 5वें नंबर पे n बराबर 5 ले लो, ठीक है। एक और सूत्र बनाते हैं यहाँ पे। हमने कहा तो इसका एल्कीन का सामान्य सूत्र था CnH2n। सी एन का मान कितना कर दिया, 5। H2n की वैल्यू कितनी कर दी हमने, 5। फिर कैसे होगा, तो बराबर C5H, दो पंजे क्या होगा, 10। तो सूत्र होगा इसका C5H10, ठीक है। फिर इसके बाद इसकी बना लो संरचना। संरचना देखो मैं इसके सामने ही बना रहा, 5 कार्बन दर सकता हूँ यहाँ पर, 1 2 3, थोड़ा सा गैप दे दो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन दर्शा दिए, ठीक है। 2 कार्बन परमाणु के मध्य डबल बॉन्ड लगा दो, ठीक है। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। 1 2 3 4, इसकी संयोजकता पूरी। 1 2 3 और एक 4, इसकी संयोजकता पूरी होगी। 1 2 3 4, इसकी संयोजकता पूरी। 1 2 3 4, इस वाले की पूरी। 1 2 3 4, इस वाले की पूरी होगी। अब इस पर लगा दो हाइड्रोजन। ये देखो हाइड्रोजन लगाया मैंने, ठीक है। अब इसमें देखो कितने कार्बन थे, 5। तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने थे, 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा। इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, पहले लिखते हैं हम पूर्व लग्न प्लस फिर अनुलग्न। पूर्व लग्न कितने कार्बन है, 5। 5 कार्बन के लिए पूर्व लग्न क्या होता है, पेंट, ठीक है। प्लस अनुलग्न क्या होगा डबल बॉन्ड के लिए, इन। तो इसका जो आईयूपीएसी नाम होगा क्या बनेगा, पेंटीन, ठीक है। चलो नोट करो। तो जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन थे उसके मैंने आप लोगों को 2 भाग बताए थे, एक था हमारा एल्कीन, ठीक है। और दूसरा प्रकार अभी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, दूसरा होता है हमारा एल्काइन। एल्काइन, ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का दूसरा प्रकार या दूसरा भाग होता है एल्काइन। मैंने आप लोगों को बताया था जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक तो एल्कीन, मैंने आप लोगों को अभी पढ़ाया था, ठीक है। अब बात करते हैं एल्काइन की कि एल्काइन क्या होता है। अब एल्काइन क्या होगा, एल्काइन ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे जिसमें कार्बन और कार्बन परमाणुओं के मध्य त्रिआबंध पाया जाएगा, ठीक है। तो उन्हें बोल लगे हम एल्काइन। क्या बोल लगे भाई, एल्काइन, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन
जिसमें कार्बन कार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य त्रिआबंध त्रिआबंध पाया जाता है। त्रिआबंध पाया जाता है, ठीक है। उसे एल्काइन कहते हैं, उसे एल्काइन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का दूसरा प्रकार जिसे बोलते हैं एल्काइन। तो एल्काइन क्या होते हैं? ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य त्रिआबंध पाया जाता है, उसे एल्काइन कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? एल्काइन, ठीक है। अब ये जो एल्काइन है, ठीक है, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होगा, ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। इसका लिखेंगे पहले सामान्य सूत्र, एल्काइन का सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र, ठीक है। इसका सामान्य सूत्र देखो क्या होगा। इसका सामान्य सूत्र होगा CnH2n-2, ठीक है। एल्काइन का सामान्य सूत्र होगा CnH2n-2, ठीक है। फिर एल्काइन के लिए जो अनुलग्न, अनुलग्न आप लोगों को ध्यान रखना, अनुलग्न क्या होगा इसके लिए। अब हम इधर लिखेंगे अनुलग्न। अनुलग्न क्या, किस चीज की जानकारी देता है आप लोगों को बताओ? अनुलग्न हमें बंधों की जानकारी देता है। अनुलग्न हमें बंधों की जानकारी देता है कि कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य कितने आबंध पाए जा रहे हैं। कितने आबंध पाए जा रहे हैं यहाँ? त्रिआबंध, ठीक है। तो ये यहाँ से अनुलग्न बंधों की जानकारी देगा। तो इसके लिए अनुलग्न हम क्या लिखेंगे देखो, इसके लिए हम लिखेंगे आइन। क्या लिखेंगे? आइन। त्रिआबंध के लिए अनुलग्न लिख के जाएगा आइन, ठीक है। और अगर हमें इसका IUPAC नाम लिखना है, क्या लिखना है भाई? IUPAC नाम। तो उसके लिए सेम फॉर्मूला रहेगा जैसे मैंने अभी पढ़ाया था आप लोगों को। IUPAC नाम अगर मुझे लिखना तो उसके लिए सेम फॉर्मूला रहेगा जो मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है। फॉर्मूला होता है, पहले लिखते हैं हम पूर्वलग्न प्लस अनुलग्न, पूर्वलग्न प्लस अनुलग्न, ठीक है। इस फॉर्मूले के आधार पर हम क्या करेंगे? नाम करेंगे, ठीक है भैया। अब देखो यहाँ पे अगर हम जैसे करके बात करें, ठीक है, यदि मैंने क्या करा, यदि n बराबर 1 लेकर चला गया, ठीक है, n बराबर 1 लेने पर, ठीक है, n बराबर 1 इस फॉर्मूले में रखकर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो n बराबर जैसे ही हम 1 रखेंगे तो इसमें देखो जरा ध्यान से, फॉर्मूले में जैसे 1 रखेंगे हम तो c, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया मैंने 1, इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। फिर c n तो मैंने लिख दिया यहाँ पर, n का मान 1 हो गया। फिर H2 इंटू n, n का मान 1, फिर -2, ठीक है। यानी कि फॉर्मूला क्या बनेगा? CH2 - 2, ठीक है। यानी कि C यहाँ पर क्या होगा? 0। मतलब यहाँ पर अगर हम n का मान 1 रख कर रखेंगे तो कार्बन स्थायित्व नहीं हो पाएगा, यानी कि स्थायी नहीं हो पाएगा, उसकी संयोजकता पूरी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए n बराबर 1 संभव नहीं होने का। तो हम बोलेंगे यहाँ पर n नॉट इक्वल टू 1, n का मान 1 नहीं रख सकते हम इसमें, ठीक है। फिर ये तो होगी हमारी फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। अब देखो सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में हम क्या करेंगे? n बराबर 2 लेंगे, n बराबर 2 लेने पर, ठीक है। n बराबर जैसे हम 2 लेंगे तो देखो क्या होगा, n बराबर 2 इस फॉर्मूले में रखेंगे तो यहाँ देखो C2H2 इंटू n, n का मान कितना लिखना है? 2 - 2, कैसे लिख दिया,
यहाँ पर देखो क्या होगा, C2H4, तो दूनी कितना हो गया 4 -2, ठीक है, तो बराबर C2H, देखो 4 में तो 2 गए, कितना बचा 2, ये होगा इसका सूत्र, ठीक है। अब इसके बाद देखो, जब हमने सूत्र बना दिया C2H2, हम देखते हैं ये संभव है भी या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हम इसकी पहले संरचना बनाओगे, क्या बनाओगे भाई, संरचना। संरचना देखो, संरचना में देखो, इसमें कार्बन के परमाणु कितने हैं, 2, तो 1 और 2, 2 कार्बन परमाणु मैंने दर्शा दिए, ठीक है। कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य त्रिआबंध पाया जाना, क्या पाया जाएगा, त्रिआबंध, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा यहाँ पर, 1 2 3, ठीक है, ये मैंने बना दिया त्रिआबंध, ठीक है। कार्बन की संयोजकता होती है 4, कितनी होती है 4। अब इस कार्बन के लिए हम बात करेंगे, तो यहाँ पर मैंने क्या करा, एक सिंगल बॉन्ड लगा दिया इस तरीके से, ठीक है, 1 2 3 4, इस कार्बन के पूरे हो गए। इसी तरीके से मैंने एक सिंगल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, ठीक है, 1 2 3 4, इसकी भी संयोजकता पूरी होगी, ठीक है। यहाँ इसके साथ में जोड़ दो हाइड्रोजन और इसके साथ में जोड़ दो हाइड्रोजन। फॉर्मूला देखो क्या था हमारा, C2 1 2, मतलब कार्बन के 2 पूरे, हाइड्रोजन H2, मतलब हाइड्रोजन के भी 2 थे, तो 1 2, तो ये होगी इसकी संरचना, ठीक है। अब हमें इसका लिखना है नाम, क्या लिखना, नाम, ठीक है। तो नाम कैसे लिखेंगे हम, यूपीएससी नाम, फॉर्मूला बता रखा मैंने आप लोगों को, पहले लिखते हैं हम पूर्व लग्न, ठीक है, प्लस फिर लिखते हैं अनुलग्न, इस तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है। तो अब मुझे इसका आईयूपीएसी नाम लिखना, कि ये जो यहाँ पे यौगिक बना इसका, ठीक है, आईयूपीएसी नाम क्या होगा। तो इसके लिए देखो, यहाँ पर कार्बन कितने हैं 2, ठीक है, मतलब ये पूर्वलग्न देता है कार्बन की जानकारी की कार्बन परमाणु कितने हैं, अनुलग्न बताता है कि कार्बन परमाणु के मध्य बंध कितने हैं, ठीक है, एकल बंध है, द्विबंध है, त्रिबंध, कितने बंध है इसके मध्य, 3, ठीक है। तो कार्बन कितना है देखो इसके अंदर 2, 2 कार्बन के लिए पूर्वलग्न क्या लिखवा रखा आप लोगों को मैंने, एथ, ठीक है, प्लस अनुलग्न अभी आप लोगों को क्या बताया मैंने यहाँ पे देखो, ठीक है, आयन, त्रिआबंध के लिए अनुलग्न होगा आयन, तो वही आयन लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इसका जो आईयूपीएसी नाम होगा मिलाकर का एथ प्लस आयन, एथ प्लस आयन, इसे जोड़ो दोनों को मिलाकर तो क्या बनेगा, एथाइन, क्या बनेगा, एथाइन, ये होगा इसका नाम, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसी तरीके से थर्ड नंबर पर मैंने क्या करा, n बराबर 3 लेने पर, ठीक है, अब इसी फॉर्मूले में n बराबर 3 रख दो, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पर देखो C3H2 इंटू 3 हो गया, माइनस इस तरीके से होगा, ठीक है, बराबर का चिन्ह लगाया, C3H6 होते कितना हुआ 6, माइनस यहाँ पर आ गया 2, ठीक है, तो बराबर C3H6 में तो 2 गए, कितने बचेंगे 4, तो C3H4, ठीक है, ये उसका सूत्र होगा। इसके बाद हम इसकी क्या बनाओगे, संरचना संरचना भी साथ के साथ बना के चलाएंगे। अब देखो संरचना जैसे बनाओगे हम, तो इसके बाद कितने कार्बन है इसमें, 3, तो 3 कार्बन दर्शाओ, 1 2 3, 3 कार्बन सीधी श्रृंखला में रख दिया, ठीक है। तो 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य क्या पाया जाना चाहिए, त्रिआबंध, ठीक है, मैंने कहा त्रिआबंध दर्शा दो, 1 2 3, 3 आबंध दर्शा दिए, ठीक है। तो इस कार्बन के लिए अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड लगा दिया मैंने, तो 1 2 3 4, इसकी संयोजकता पूरी होगी। इस वाले के लिए बात करेंगे 1 2 3, ठीक है, तो एक सिंगल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, तो कितनी होगी 4, ठीक है। इस वाले के लिए बात करेंगे तो 1 2 3 4, इसकी भी संयोजकता पूरी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लगा दिया मैंने हाइड्रोजन, यहाँ पे भी लगा दिया हाइड्रोजन, यहाँ पे भी लगा दिया हाइड्रोजन, यहाँ पे भी लगा दिया हाइड्रोजन, तो ये क्या होगी, इसकी संरचना होगी। और एक बात का आप लोगों को ध्यान रखना,
जब त्रिआबंध किसी भी कार्बन उसमें लिखोगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, तो वो केवल 2 ही कार्बन परमाणुओं के मध्य होना चाहिए। ठीक है, पता लग रहा है आपने यहाँ पे भी लगा दिया तो कार्बन की संयोजकता खराब हो जाएगी एकदम तुरंत। ठीक है, पता लग रहा है आपने, देखो 3 बंद यहाँ लगा दे मैंने त्रिआबंध। ठीक है, आप लोग क्या करें, अगर यहाँ भी लगा दे रहे 3 बंद, ठीक है, तो 3 ये रहे और 3 ये रहे, कितने हो जाएंगे 6। कार्बन की संयोजकता तो 4 हो, तो वो संभव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए केवल यहाँ पर 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य ही आप लोग त्रिआबंध लगाइए। ठीक है, अब इसका मुझे क्या लिखना है, आईयूपीएसी नाम, आईयूपीएसी नाम। अब इसका आईयूपीएसी नाम जब हम लिखेंगे तो अब देखो जरा ध्यान से, पहले हम लिखते हैं पूर्व लग्न, उसके बाद उसमें क्या लिखते हैं, अनुलग्न। कितने कार्बन है, 3 कार्बन के लिए पूर्व लग्न क्या होता है, प्रोप, प्लस अनुलग्न क्या होगा इसके लिए, आइन। ठीक है, तो इसका नाम क्या बनेगा मिलाकर के, क्या नाम बनेगा, प्रोपाइन। ठीक है, इस तरीके से नामकरण करेंगे। ठीक है, अब इससे आगे के कम से कम आप लोगों को 4 नाम और बनाने थे। ठीक है, मतलब 4 सूत्र ऐसे ही बनाने हैं, उनकी संरचना बनानी और उसके बाद उनका नामकरण करना। ये आप लोग HW में करोगे। ठीक है, नोट करो।